हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम रेडियो कार्बन पद्धति यानी कि कालक्रम तक जान चुके हैं कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया निश्चित नहीं है। उससे पहले हमने विस्तार देख लिया, और विस्तार से पहले हमने आपको ये बता दिया कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना कितना विस्तार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर से दक्षिण हम रिविजन कर रहे हैं, तो उत्तर से दक्षिण आपका 1400 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम दोस्तों कितना है, 1600 किलोमीटर रखा है। ठीक है ना। और सूची के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं, भारत के अंदर कौन कौन से राज्य है। जैसे कि भारत में पड़ते हैं आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी को जो कि पश्चिमी क्षेत्र है, ये आपके कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, भारत के राज्य हैं जहाँ पर ये खोजे गए। राजस्थान के अंदर एक ही राज्य है, दो राज्य, राजस्थान का केवल एक स्थान खोजा गया है। कौन सा है दोस्तों, कालीबंगा। ठीक है ना। ऐसे ही जम्मू के अंदर एक स्थान के अंदर पड़ता है आपका मांडा। ठीक है ना, जो कि मैंने आपको सीमा भी बता दी थी। इसकी उत्तरी सीमा कौन सी है दोस्तों, उत्तरी सीमा मांडा है, जो कि जम्मू के अंदर है। दक्षिण सीमा आपकी देमाबाद है। और पूर्व के अंदर कौन सी सीमा, जो कि आलमगीरपुर है। ठीक है ना। और जबकि पश्चिम में मैंने आपको कौन सा बताया था, सुदकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के पड़ता है। ठीक है। इस वाली वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हुए, जब तक जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका कि नगर नियोजन तथा स्थापत्य। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नगर नियोजन तथा स्थापत्य। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ में चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करके बटन का जरूर दबा दिए, ताकि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके और नई वीडियो हम आपको हमेशा टाइम टू टाइम अवेलेबल कराते रहें। तो दोस्तों, आज जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है नगर नियोजन तथा स्थापत्य। यहाँ लिखा है कि दोस्तों, प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग है। ठीक है ना। क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक नगर के पश्चिम में, ये बात ध्यान रखिए कि पश्चिम में ईंटों से बने एक चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग, गढ़ी को ही दुर्ग कहा जाता है। ठीक है ना। एक गढ़ी या दुर्ग का एक भाग है। ठीक है ना। पश्चिम में, जो कि ईंटों के बने चबूतरे पर है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि पूर्व की ओर क्या है दोस्तों, पूर्व की ओर यहाँ इन्होंने कहा है कि नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है, जो जन सामान्य द्वारा निवासित होता था। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि दोस्तों, जहाँ पर ये लिखा है ना कि पूर्व की ओर, तो ये बोल रहे हैं कि नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है, जो जन सामान्य द्वारा निवासित होता है। यानी कि जो लोग रहते थे वो कहाँ पर रहते थे दोस्तों, नगर में रहते थे। और जो नगर जो है, नीचे के धरातल पर नगर का भाग प्राप्त होता है वहां से निवासित, यानी कि वहाँ निवास करते थे जन सामान्य लोग। कहाँ पर करते थे दोस्तों, पूर्व की ओर नीचे धरातल पर। ठीक है ना। गढ़ी के चारों ओर, गढ़ी यानी कि दुर्ग, मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ लिखा है गढ़ी यानी दुर्ग का जो भाग है। ठीक है ना। गढ़ी या दुर्ग, ठीक है ना, जो कि पश्चिम में ईंटों के चबूतरे पर है। ठीक है ना। तो गढ़ी के चारों ओर परकोटे जैसी दीवार थी दोस्तों। कैसी थी दोस्तों, परकोटे जैसी दीवार थी, यानी कि यूं मान लीजिए कि अभेद्य दीवार थी एक तरह से, कोई दूसरा मतलब बाहर का नहीं आ सकता इतने आसानी से। ठीक है ना। परकोटा जैसे कि आपको मालूम है, आप जब दुर्ग देखते हैं यहाँ पर अपने जो दुर्ग बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है ना। और जैसे राजस्थान राज्य में, आपने अगर राजस्थान से, तो आपको मालूम है बहुत सारे दुर्ग है, कम से कम 250 दुर्ग राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना। जो एक तरह से राजस्थान को दुर्गों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 250 दुर्ग है। तो उनके कई दुर्गों के परकोटे बने हुए, ताकि कोई इसको अभेद इतना आसानी से भेद नहीं सके। ठीक है ना। इसलिए इनके यहाँ पर क्या है कि गढ़ी के चारों ओर परकोटे जैसी दीवार थी। देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर की सड़कें। ठीक है ना, कि यहाँ पर की जो सड़कें हैं वो किस प्रकार की। तो दोस्तों देखिए, सड़कें, सड़कों का यहाँ पर किस प्रकार बताया गया है, सड़कों का प्रकार बताया गया है आपका कि सड़कें यहाँ पर नगरों की सड़कें सीधी, नगरों की जो सड़कें थी वो सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है दोस्तों, नगरों की जो सड़कें हैं वो सीधी तथा एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती है। कैसे काटती है, जैसे कि जो सड़क है ना, वो यूँ आपका यूँ एक तरह से यूँ मतलब ये अगर ये आपका पूरा नगर है तो ये आपस में एक दूसरे को, ये यहाँ पर काट रही है, ये सड़क यहाँ है तो ये यहाँ काट रही है, ये यहाँ है तो यहाँ। एक तरह से यूँ मान लीजिए कि कहीं से भी देख लीजिए आप, 90 डिग्री का एक तरह से कोण बन रहा है सब जगह से पूरे नगर में। ठीक है ना। तो नगर की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखाई देती है। इससे संपूर्ण नगर वर्गाकार, यानी कि वर्ग का क्या होता है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि वर्ग, ठीक है ना, वर्ग की कौन सी दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना। इसलिए आप इसे वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त किया जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कों को। ठीक है ना। अब दोस्तों, सड़कों का विस्तार पूछा लिखा है, तो सड़कों का विस्तार कैसा है दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई होती थी कितनी होती थी, 9 फीट से लेकर 34 फीट तक, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसकी जो चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, चौड़ाई होती थी 9 फीट से लेकर 34 फीट तक सड़कों की चौड़ाई होती थी। कभी कभी आधे मील की लंबाई तक मिलती है। ठीक है ना। कभी कभी इनकी लंबाई कितनी मिली है दोस्तों, आधे मील की लंबाई मिली है इन सड़कों की लंबाई, आधे मील तक थी। ठीक है ना। और चौड़ाई कितनी मिली है दोस्तों, चौड़ाई आपकी 9 फीट से लेकर 34 फीट तक इसकी सड़कों की चौड़ाई मानी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि भवनों की पहचान विभिन्न आकार प्रकार से होती है। ठीक है ना। भवनों की अगर वहाँ की पहचान करनी हो तो किस प्रकार से होती है, तो वो विभिन्न आकार प्रकार से होती है। कैसे होती है दोस्तों, कि धनाढ्य के विशाल भवन, दुकानें, सार्वजनिक भवन आदि रूप में होती है। कैसे, कि वहाँ पर अगर पहचान करनी हो तो विशाल भवन से, दुकानों से, सार्वजनिक भवनों से हमें पहचान होती है कि वहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन है वो किस प्रकार से बने, किस आकार से बने। वहाँ की जो पहचान किससे होती है, विशाल भवनों से होती है, सार्वजनिक भवन से होती है और दुकानों से होती है। ठीक है ना।
अब यहाँ लिखा है जैसे कि साधारण रूप से घरों के बीच में आंगन होता था, आंगन के कोने में ही भोजन बनाने की व्यवस्था होती थी और इर्द गिर्द 4-5 मकान कमरे होते थे, ठीक है ना। कैसे, देखिए साधारण रूप से घरों के बीच में, ये मान लीजिए एक घर है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि साधारण रूप से घरों के बीच में आंगन होता था, मतलब आप इतना ये देख लीजिए कि इतना तो आंगन छोड़ा जाता था कि जैसे एक तरह से चौक मान लीजिए कि आंगन होता था और आंगन के कोने में ही भोजन की, यानी कि इस आंगन के कोने में, यहाँ कहीं कोने में भोजन बनाने की व्यवस्था होती थी, ठीक है। और इर्द गिर्द 4-5 कमरे, यानी कि यूँ मान लीजिए कि यहाँ 4-5 कमरे हो गए आपके, ऐसे ऐसे कमरे बने होते थे, ठीक है ना। यानी कि बीच में आपका वो फर्श हो गया, पूरा का पूरा हॉल छोड़ दिया गया, आंगन हो गया और यहीं पे कहीं खाना भोजन बनाने की व्यवस्था, और आसपास में कितने 4-5 के आसपास इर्द गिर्द 4-5 कमरे होते थे। ये आपके यहाँ पर आकार प्रकार मिले हैं इनको, यानी कि इस प्रकार के इनको भवन या मकान मिले हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे है कि जैसे प्रत्येक घर में स्नानागार और पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध भी था, जो कि घरों में, और साथ में प्रत्येक घरों के अंदर क्या थे, कुएं भी थे। प्रत्येक घरों में इतने थे, लेकिन ये कि जो धनी घर थे वहाँ पर कुएं भी मिले हैं कई घरों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये है कि प्रत्येक घर में स्नानागार, यानी कि आप यूँ मान सकते हैं कि प्रत्येक घर में बाथरूम जरूर था। ये रहते तो बड़े स्टाइल से थे, एक तरह से यूँ मान लीजिए कि आपके आधुनिक समय के रहते रहते तो वैसे आधुनिक तरीके से ही थे, ठीक है ना। या आज भी वैसे ही है कि प्रत्येक घर के अंदर स्नानागार है, शौचालय वगैरह है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर था, उस समय भी यही था व्यवस्था कि प्रत्येक घर में स्नानागार और पानी की निकासी के लिए क्या था, नालियों का प्रबंध था, ठीक है ना। और घरों में क्या था दोस्तों, घरों में कुएं हुआ करते थे। सिंधु घाटी के लोग सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं किया करते थे। एक तो हमारे ये है कि आपने आधुनिक समय में आप जानते हैं कि दुकान खोली नहीं कि दे बाड़ो वो चाल पड़े हो, ठीक है ना। आप जानते होंगे जैसे कि हमारे यहाँ केवल दुकान खुलने का टाइम होता है, जैसे कि दुकान खुलती है वैसे दुकान होती पड़ोस में दुकान, लेकिन जो वाहन अपने खड़े करके जाते हैं, कहाँ खड़े जाते हैं, हमारी दुकानों के सामने खड़े करके चल जाएंगे, है ना। ऐसे अपने यहाँ की व्यवस्था होती है। लेकिन ये इतने समझदार थे लोग कि यहाँ पर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं किया करते थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ गलियाँ कैसी थी, गलियाँ जैसे कि 1 से लेके 2.5 मीटर तक, यानी 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। यह गलियाँ सीधी होती थी। कैसे होती थी दोस्तों, बिल्कुल सीधी होती थी। 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। कितनी होती है दोस्तों, 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी, गलियाँ सीधी होती थी। मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक कूप मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, सार्वजनिक कूप मिलता है मोहनजोदड़ो की हर गली में। अब कूप क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या है, कूड़ेदान को कहते हैं। तो क्या है कि ये बोल रहे हैं कि एक सार्वजनिक कूड़ेदान हर गली के अंदर मिलता था। कहाँ पर मिलता था दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो में मिलता था। मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक कूड़ा का, मतलब कूड़ा डालने का जो होता है वो जरूर कूप मिलता है, ठीक है ना। और कालीबंगा में जो गलियां होती थी वो किस प्रकार से होती थी, कालीबंगा में जो गलियां होती थी उसकी चौड़ाई होती थी दोस्तों 1 मीटर चौड़ी, 1.8 मीटर, कितनी, 1.8 मीटर। जबकि जो यहाँ पर लिखा है वो कितनी, 1 से 2.2, और कालीबंगा में कितनी मिली, 1.8 मीटर चौड़ाई होती थी। और मुख्य सड़कें और राजमार्ग की जो लंबाई होती थी कितनी होती थी दोस्तों, 3.6 मीटर, यानी कि दुगना होता था। 18 का दुगना कितना होता है दोस्तों, 36, यानी कि 3.6 मीटर दुगने। और कुछ कितने होते हैं, कुछ तिगुने मीटर थे, जो तिगुने मतलब जिनकी 3 गुना थी, जिनकी लंबाई कितनी थी दोस्तों, 3 गुना, यानी कि 18 का 3 गुना 54, और 18 का 4 गुना 72, कुछ 4 गुना चौड़े भी थे, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया दोस्तों, आपका 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, ठीक है ना। ये आपकी लंबाई हो गई टोटल। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका कि कालीबंगा में जो गलियां थी वो किस प्रकार से 1.8 मीटर चौड़ी थी। वो मुख्य सड़कें और राजमार्ग कैसे होते थे, वो एक तरह से दुगने 18 के मल्टीप्लाई में थे। कैसे थे, 18 को मल्टीप्लाई दो से करेंगे तो क्या आएगा, 36, 36 को तो जब 18 को 3 से करेंगे तो 54, 18 को जब आप 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 72, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों में इस्तेमाल ईंटों का जो अनुपात, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन बनाते थे वो किससे बनाए जाते थे दोस्तों, जो ईंटों के जो भवन बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे दोस्तों, ईंटों के भवन बनते थे। कौन से बनते हैं दोस्तों, ईंटों के भवन बनते थे। और उनका अनुपात, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है आपके बड़े बड़े IAS के एग्जाम तक में भी पूछा जा चुका है एक बार, कि आपके जो ईंटों का जो अनुपात था वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें इस्तेमाल होती थी उसका अनुपात क्या था। तो उसका अनुपात ध्यान रखे दोस्तों, 4:2:1। कितना अनुपात था दोस्तों, 4:2:1 था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन थे उनके अंदर जो ईंटें इस्तेमाल होती थी उसका अनुपात कितना रखा गया है, 4, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, 4:2:1। कितनी थी दोस्तों, 4:2:1 इनका अनुपात रखा गया है, ठीक है ना, ईंटों का। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि जल निकास प्रणाली। यहाँ पर जल निकास प्रणाली किस तरीके से होती थी दोस्तों, देखिए जल प्रबंधन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल प्रबंध, यानी कि ये अपने जल का प्रबंध कैसे, क्योंकि पानी निकलेगा जब जब उसका प्रबंध होगा तभी तो पानी निकलेगा। अगर प्रबंध नहीं होगा तो पानी कहाँ से निकलेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, इसके लिए प्रत्येक बड़े घर में कुएं की व्यवस्था थी। देखिए यहाँ लिखा है कि बड़े घर में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि घरों के अंदर कुएं की व्यवस्था थी, यानी कि जो धनाढ्य वर्ग थे, जो अच्छे खानदान से थे, यानी कि जो अच्छे पैसों वाले थे, उनके घरों के अंदर कुएं की व्यवस्था थी, तथा
कुछ गलियों के किनारे पर भी कुएं खुदाए गए थे। वो इसलिए खुदाए गए, जैसे अभी तो यहाँ पर बोरिंग खुदाए जाते हैं, हेडपंप खुदे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे वहाँ कुछ गलियों के किनारों पर होते थे कि भाई साहब जिनके घरों में कुएं नहीं हो तो वो अपने जल के प्रबंध का कहाँ पर से कर सकते हैं दोस्तों, किनारे जो गली के किनारे जो कुएं होते हैं वहां से जाके अपने जल का प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जल का प्रबंध भी हो गया जी, अब वहां से हम देखेंगे, उसके बाद जल निकासी देखते हैं, ठीक है ना, कि भाई जल का प्रबंध हो गया तो कहीं निकासी की व्यवस्था भी तो होगी ना। तो निकासी की व्यवस्था कैसे है, प्रत्येक घर की नाली गली की प्रमुख नालियों से होकर मुख्य सड़कों की नालियों में गिरती थी। कैसे दोस्तों, प्रत्येक घर की जो नाली थी गली की प्रमुख नालियों से होकर मुख्य सड़क की जो नालियां होती थी उसके अंदर गिरती थी। यानी कि आपको मालूम है आपके घरों के अंदर भी नालियां होगी और वो बाहर जो आपके घर के बाहर जो मुख्य नाली जा रही होगी उसके अंदर जरूर इसका कनेक्शन होगा, ठीक है ना। वैसे इनका था, प्रत्येक घर की जो नाली है वो मुख्य नाली के जो मुख्य सड़कों की नालियों के अंदर गिरती थी, ठीक है ना। अब नालियां कैसे बनी होती थी, नालियां होती थी दोस्तों पक्की ईंटों की बनी होती थी। हमारे यहाँ तो जैसे अभी पट्टियां बिछा बिछा के लगाते हैं, जैसे कि है ना सीमेंटेड हो जाती है या फिर चूने से बनी होती है या फिर पट्टियां बिछा के वैसे बनाते हैं, ठीक है ना। इनकी नालियां कैसे थी दोस्तों, इनकी नालियां थी पक्की ईंटों से बनी होती थी। यानी कि जब भवन भी ईंटों से बने तो इन्होंने नालियां भी ईंटों से बनाई है, ठीक है ना। तो इनकी नालियां थी पक्की ईंटों से बनी होती थी, अधिकांशतः ढकी होती थी, है ना। अधिकांशतः नालियां ढकी होती है। अपने यहाँ तो बिल्कुल खुली नालियां हैं, जब बारिश होती है जब एक आधे तो नाली के अंदर पड़े हुए मिलता है, अगर किसी ने पी ली हो तो पीने के बाद आपको मालूम है अगर किसी ने पी ली हो तो वो सुबह काम मिलेगा, या तो नाले में मिलेगा या कहीं ना कहीं, और बारिश हो जाती है तो भाई साहब बारिश के बाद तो फिर मालूम है आपको मिलना ही नाले के अंदर है। तो इनकी नालियां कैसे होती थी दोस्तों, यानी कि ये सुसज्जित रहते थे। कैसे, अधिकांशतः इनकी नालियां कैसे होती थी दोस्तों, ढकी हुई होती थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है कि नालियों के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें अवरोधक कचरा गिर जाता था। यानी कि आप यूँ मान लीजिए कि जैसे ये नाली बनी हुई है ना, तो यहाँ पर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था कि पानी का जो एक फ्लो है ना, तो पानी का फ्लो तो वो तो पानी निकल जाएगा बिल्कुल सीधे सीधे, और जो कचरा होगा ना वो कचरा क्या है कि वो इन गड्ढों के अंदर गिर जाएगा। अब जब गड्ढों के अंदर कचरा जमा हो जाएगा तो बचा क्या, पानी, पानी बचा जो सीधे सीधे उसका जो फ्लो होगा तो वो पानी निकल जाएगा भाई सीधा सीधा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा है कि यहाँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें अवरोधक कचरा गिर जाता था, जिससे जल निकास में कोई रुकावट नहीं आती थी, ठीक है। ऊपरी मंजिलों का जो पानी होता था, यानी कि अगर कोई फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर अगर कोई रहता था तो किस प्रकार से था उनकी व्यवस्था, तो ऊपरी मंजिल का जो पानी है पक्की ईंटों से बने पटावनुमा नाली से नीचे गिरता था। किससे दोस्तों, पटावनुमा नाली बना देते थे। एक पटाव, मतलब आप जानते होंगे पटाव बने हुए होते हैं जो कि उसके बने होते हैं आपके पत्थर के होते हैं। तो ऐसे इन्होंने यहाँ लिखा है कि पटावनुमा जो नालियां होती थी जिससे ऊपर का जो अगर सेकंड मंजिल का पानी होगा तो वो नीचे उससे आ जाता था, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है दोस्तों कि कालीबंगा में लकड़ी के खोखले तनों का उपयोग नालियों के रूप में होता था। दोस्तों किसका होता था दोस्तों, खोखले तनों का उपयोग होता था कालीबंगा में, ठीक है ना। यहाँ पर तो लिखा है ईंटों से, और जबकि कालीबंगा में किस लकड़ी के खोखले तनों का उपयोग नाली के रूप में होता था, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, विश्व में श्रेष्ठतम जल निकास जो व्यवस्था है वो कहाँ पर पाई गई दोस्तों, यहीं पे पाई गई, सिंधु घाटी सभ्यता में। विश्व की श्रेष्ठतम जल निकास प्रणाली, विश्व की श्रेष्ठतम जल निकास व्यवस्था कहाँ से मिली दोस्तों, कालीबंगा से मिली। कहाँ से मिली मेरे दोस्तों, कालीबंगा से मिली है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसा कि भवनों का स्थापत्य। अब भवनों का स्थापत्य कि भैया इनके जो भवन है वो किस प्रकार से बने होते हैं, देखिए अब यहाँ पर लिखा है जैसे कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। सब ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपको पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर है दोस्तों, विशाल स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह स्नानागार 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा होता था। कितना होता है दोस्तों, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। यानी कि आप क्या हो गया, 39:23:8। ईंटों का तो हो गया 4:2:1, जबकि आपके बाथरूम का कितना हो गया, स्नानागार का, विशाल स्नानागार जो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है ना। क्या अनुपात हो गया, 39:23:8, यानी कि 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा स्नानागार, जो कि इस कुंड में उतरने के लिए एक तरह से कुंडी हो गया, क्योंकि जब आपको मालूम 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। हमारी हाइट नॉर्मली 5.5 फीट होती है, तो 8 फीट है, तो अगर उतरे तो ऑब्वियसली बात है डूब जाएंगे। यानी कि इनको तैरना भी आता था, अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ तो किसी को इतना अधिक तैरना नहीं आता होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों आता है तो कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको भी तैरना आता हो तो, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि दोस्तों कि इसमें कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। कैसे हैं दोस्तों, यानी कि ये जो कुंड बना है ना, जैसे ऐसे कुंड बना है तो ये उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, यहाँ दोनों तरफ सीढ़ियां बना रही कि नीचे कुंड के अंदर उतरने के लिए, ठीक है ना। उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। कुंड की जो चिनाई की हुई है वो किससे की है दोस्तों, ईंटों से। यानी कि इनके भवन भी ईंटों से, नाली भी ईंटों से, और इनके जो कुंड बनाए वो भी ईंटों से, ठीक है ना। ये बात कंफर्म हो गई। नेक्स्ट पेज पे है दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पे है जैसा कि आपको स्नान कुंड, यहाँ पर का जो स्नान कुंड है, स्नान कुंड की जो फर्श का जो ढाल है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर होता था। कैसे होता है दोस्तों, दक्षिण से पश्चिम की ओर होता था, ठीक है ना।
क्या है दोस्तों, स्नान कुंड की जो फर्श का जो ढाल है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर होता था। कैसे होता था, दक्षिण से पश्चिम की ओर, यानी कि ये दक्षिण और ये दक्षिण से आपका ये पश्चिम की ओर ऐसे ढाल होता था। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा स्नान कुंड है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ढाल होता था, ताकि जो भी पानी, और यहाँ नाला बना होता था एक छोटी सी, अगर पानी जो अगर होता था जो गंदा पानी उसको यहाँ से निकाल दिया करते थे ये, ठीक है ना। दक्षिण से पश्चिम कोने में ही पानी निकास की व्यवस्था थी, यानी कि जब नाली होगी जब भी पानी निकास की व्यवस्था होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक उत्सव तथा समारोह, ऑब्वियसली बात है, जो इतना बड़ा कुंड है तो धार्मिक स्थान पे जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा तभी करेंगे, जैसे हमारा पुष्कर का कुंड बने हुए पुष्कर के अंदर, ठीक है ना, ऐसे इनके कुंड बने होते थे। अब यहाँ लिखा है दोस्तों विशाल अन्नागार, जहाँ पर ये अपने अन्न को इकट्ठा करके रखते थे। तो क्या है यहाँ पर व्यवस्था इनकी है कि हड़प्पा के गढ़ी वाले क्षेत्र में स्थित है। ये विशाल अन्नागार कहाँ पर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि विशाल स्नानागार तो हो गया आपका मोहनजोदड़ो में, जबकि विशाल अन्नागार कहाँ पर है, हड़प्पा के गढ़ी वाले क्षेत्र में, हड़प्पा के गढ़ी वाले क्षेत्र में विशाल अन्नागार है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर मिले दोस्तों, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी से मिले। कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी से मिले। विशाल विशाल अन्नागार हड़प्पा का है। विशाल अन्नागार कहाँ का दोस्तों, हड़प्पा का है। यह ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ऊंचे चबूतरे पर बनाने का कारण उद्देश्य यही था कि बाढ़ व सीलन से बचाने हेतु यह अन्नागार कई खंडों में विभक्त था। किस लिए दोस्तों, बाढ़ व सीलन से बचाने के लिए इसे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया। और ये अन्नागार जो था वो क्या है दोस्तों, ये कई खंडों में विभक्त था। कितने में दोस्तों, कई खंडों में ये विभक्त था। ये राजकीय अन्नागार था, यानी कि दोस्तों एक तरह से सरकारी था। एक यूं कि अगर जो भी कोई भी खेती करते थे तो जो खेती करते थे वो अपना जो अन्न तो वो कहाँ पर पहुंचाते थे, राज्य में राजा के पास पहुंचाते होंगे। वो जो राजा क्या करता था, वहां पर जो राजकीय अन्नागार बना होता था वहां से एकत्रित करने के काम करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ कर हम देख लेते हैं कि गोदी या बंदरगाह, इनको बंदरगाह को क्या बोलते थे दोस्तों, ये गोदी बोलते थे, ठीक है ना। जो कहाँ पर मिला है दोस्तों, ये बंदरगाह कहाँ मिला है दोस्तों, लोथल में मिला है। ये बात ध्यान रखिए, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर गोदी या बंदरगाह कहाँ मिला है दोस्तों, लोथल में मिला है, ठीक है ना। लोथल में पक्की ईंटों का गोदी या बंदरगाह मिला है, यानी कि डॉकयार्ड मिला है दोस्तों। किससे मिला है, ये भी पक्की ईंटों से। यानी कि आप यूँ मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में अधिकतम इन्होंने जो भवन, नाली, सड़क या फिर यूँ जो कुंड बनाने के जो काम में लिए, वो जो किन चीज़ों का काम में लिया दोस्तों, बंदरगाह वगैरह सब में पक्की ईंटों का काम में लिया। जो कि अनुपात क्या रखा था भवनों के लिए, 4:2:1। जबकि कुंड कितना था दोस्तों, कुंड की जो लंबाई थी कितनी, तो दोस्तों 39 फीट, चौड़ाई कितनी थी 23 फीट, और गहराई थी 8 फीट। 39, 23 और 8 ये अनुपात रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है कि दोस्तों जैसे औसत आकार क्या था इनका, इसका बंदरगाह का औसत आकार था 214 मीटर, यानी कि आप उसके पॉइंट में तो छोड़ दीजिए, आप इसे राउंड ऑफ याद रखिए। 214 मीटर इसकी औसत आकार था। और इसकी जो गहराई है वो गहराई कितनी है दोस्तों, 3.5 मीटर। इस बंदरगाह की गहराई कितनी है दोस्तों, 3.5 मीटर इसके बंदरगाह की गहराई हुआ करती थी। इसकी उत्तरी दीवार में, यानी कि इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिसमें से जहाज आते जाते थे दोस्तों। यानी कि जिनका जो बंदरगाह था, जो जो सामने जो दीवार हुआ करती थी, तो उस दीवार के वहाँ जहाँ से जो जहाज आते थे जाते थे, ठीक है ना। तो उसका कितना रखा है इन्होंने, 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते थे और जाते थे, ठीक है ना। यह बंदरगाह वर्तमान में विशाखापट्टनम से भी बड़ा है दोस्तों। किससे बड़ा है दोस्तों, विशाखापट्टनम से भी ये बड़ा, वर्तमान का जो विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह बना है उससे भी बड़ा ये बंदरगाह था, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, गोदिया बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है, लोथल में पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा धोलावीरा से दोस्तों जलाशय या विशाल स्टेडियम प्राप्त हुए। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि धोलावीरा से जलाशय क्या मिला है, क्या मिला है दोस्तों, जलाशय मिला है। कहाँ से मिला है, धोलावीरा से। और विशाल स्टेडियम भी कहाँ से मिला है दोस्तों, धोलावीरा से। ये बात इंपॉर्टेंट है कि विशाल स्टेडियम कहाँ से मिला है, विशाल स्टेडियम धोलावीरा से मिला है। तो दोस्तों आज इस वाली वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे इनका सामाजिक जीवन, परिवार तथा इनकी जो इनकी स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, खान पान कैसा था, कैसे इनके पहनावा था, और किस प्रकार के मुहर काम में लेते थे, इनका व्यापार क्या था, किस तरीके से व्यापार करते थे। तो दोस्तों ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। जब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।